तो साथ ही अपन चर्चा कर रहे थे कीटों के सामान्य लक्षण के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन देख रहे थे कीटों, पहला अपन ने देखा लक्षण कीटों का जो शरीर होता है उस पर किसका आवरण पाया जाता है, तो काइटिन का आवरण पाया जाता है, ये अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद देखा अपन ने कीटों का शरीर जो 3 भागों में विभक्त होता है, वो कौन कौन से 3 भाग होते हैं, तो सिर, वक्ष, उदर। अगर इंग्लिश की बात करें तो सिर को हेड बोलते हैं, वक्ष को अपन थोरैक्स के नाम से जानते हैं और उदर को अपन एब्डोमेन के नाम से जानते हैं। इसको अपन एक फ्लो चार्ट के बारे में, फ्लो चार्ट से भी समझेंगे कि ये सारे जो अपन कैरेक्टर पढ़ रहे हैं ये कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले अपन थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद अपन डायग्राम से समझेंगे ताकि अपने को माइंड में इसकी पूरी पिक्चर सेट हो जाए। उसके बाद देखते हैं अपन जो कीटों का जो शरीर होता है 3 भागों में विभक्त होता है। अब 3 भागों के अंदर ये क्या होता है, खंडों में विभाजित होता है। कीटों का जो शरीर होता है वो क्या होता है, खंडों में विभाजित होता है। कीटों का शरीर 20 कितने खंडों से मिलकर बना होता है, 20 खंडों से मिलकर बना होता है। कीटों का शरीर 20 खंडों से मिलकर बना होता है, जिसमें से अगर बात करें अपन तो 6 खंड मिलकर सिर बनाते हैं, उसमें से 3 खंड मिलकर वक्ष बनाते हैं और शेष बचे हुए 11 जो खंड होते हैं वो उधर को बनाते हैं। तो ये अपन एक फ्लो चार्ट में समझेंगे। नंबर 4 की बात करें अपन, नंबर 4 की बात करें जो कीटों का जो सिर होता है, सिर पर क्या क्या पाया जाता है, तो सिर पर एक जोड़ी तो क्या पाया जाता है, इसमें एक जोड़ी श्रृंगी का, एक जोड़ी एंटीना। आप एंटीना शक्ति याद रखना क्योंकि श्रृंगी का को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटीना कहते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। सिर पर क्या पाया जाता है, तो सिर पर एक जोड़ी एंटीना, एक जोड़ी इसमें संयुक्त नेत्र, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र। फर्स्ट हो जाएगा सिर पर एक जोड़ी एंटीना पाई जाती है, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र व मुखांग उपस्थित होते हैं। ये बातें अपने को पता होनी चाहिए। इसका स्क्रीन छोड़ लीजिए, फिर अपन और इसके कुछ कैरेक्टर और बाकी हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं नंबर 5 कैरेक्टर के बारे में देखते हैं अपन। नंबर 5 कैरेक्टर क्या हो जाएगा कीट का, तो नंबर 5 होगा इसमें बात करें कीटों में जो श्वसन होता है वो श्वसन किसके माध्यम से होता है, तो नंबर 5 तो इसका कैरेक्टर हो जाएगा क्या, कीटों में जो श्वसन होता है, श्वसन किसके द्वारा होता है, श्वसन होता है किसके द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा। ट्रेकिया, ये शब्द आप याद रखना किसके द्वारा होता है, श्वसन कीटों के अंदर किसके द्वारा होता है, तो ट्रेकिया के द्वारा होता है, या इसको अपन इंग्लिश में कह सकते हैं क्या, श्वसन छिद्रों के द्वारा। श्वसन छिद्र के द्वारा क्या होता है, कीटों के अंदर श्वसन की क्रिया होती है, या इंग्लिश में अपन कह सकते हैं ट्रेकिया के द्वारा होता है। ट्रेकिया के अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो होता है ये कई शाखाओं के रूप में विभक्त होता है, और जो शाखाएं होती है उनके अंदर क्या पाया जाता है, श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। इन सभी को अपन सामान्य रूप से एक शब्द के नाम से जानते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। ये अपने को थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए। नंबर 6 की बात करें अपन, नंबर 6 में हो जाएगा इनमें उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो उत्सर्जन कौन सी कोशिकाओं के, कौन सी नलिकाओं के द्वारा होता है, तो इसमें मेयरपी की नलिका के द्वारा क्या होता है, इसमें उत्सर्जन होता है। तो नंबर 6 पर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो मेयरपी की नलिका के द्वारा होता है। नंबर 7 की बात करें अपन, तो इसमें जो कायांतरण होता है, कायांतरण, अपन कायांतरण की बात करें तो कायांतरण इसमें किस प्रकार का होता है, तो कायांतरण इसमें 2 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण कायांतरण, और एक दूसरा होता है इसमें अपूर्ण कायांतरण। कौन सा कायांतरण, अपूर्ण कायांतरण। तो ये जानकारी भी अपने को पता होनी चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन नंबर 8 पर, नंबर 8 की बात करें अपन, तो नंबर 8 पर हो जाएगा इसमें और क्या क्या पाया जाता है कीट में, तो कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती है, 3 जोड़ी टांगे व 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। तो ये इनके सामान्य लक्षण होते हैं, और परीक्षा की दृष्टि से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम जैसे जेट, ICAT, BHU जो परीक्षा होती है उनमें सीधा प्रश्न पूछा जाता है, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, मेयरपी की नलिका, श्वसन किसके द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा, और कीटों में कितने जोड़ी टांगे पाए जाते हैं और पंख पाए जाते हैं, तो कीटों में 3 जोड़ी टांगे पाए जाती है और 2 जोड़ी इसमें पंख पाए जाते हैं। तो ये होते हैं कीटों के सामान्य लक्षण होते हैं। तो कीटों के सामान्य लक्षण कितने अपने को 8 के बारे में विशेष रूप से पता होना चाहिए। उनके और भी कैरेक्टर होते हैं जिसमें
बात करें इनका रक्त किस प्रकार का होता है, तो इसमें जो रक्त परिसंचरण तंत्र तो खुला प्रकार का पाया जाता है, जो इनमें हड्डियों अनुपस्थित होती हैं, और अलग अलग कीटों में और अलग अलग इनके कैरेक्टर होते हैं। लेकिन जो मेजर जो सभी कीटों के जो कैरेक्टर होते हैं वो सामान्य रूप से ये सभी होते हैं। तो इन सभी के बारे में अपने को पता होना चाहिए। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन सभी को अपन एक उदाहरण के एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं कि अपन इन सभी को किस प्रकार याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अपन इसके बाद अपन देखते हैं एक डायग्राम से इन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके डायग्राम को अपन देखें तो इन सभी जो अपन आठ चीजें अपन ने देखी, इन सभी चीजों को अपन ध्यान में रखते हुए कीटों को अपन कीट का एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कीट का जो शरीर होता है वो 3 भागों में विभक्त होता है। तो सबसे पहले अपन कीट के 3 भाग बना लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कीट के 3 भाग बना लेते हैं। फर्स्ट ठीक है, अपन ने देखा कीटों का शरीर होता है जो 3 भागों से मिलकर बना, सिर, वक्ष और उदर। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, सिर, इसका नाम क्या हो जाएगा, वक्ष, और इसका नाम क्या हो जाएगा, उदर। इंग्लिश की बात करें इसको इंग्लिश में हेड कहते हैं, इसको थोरैक्स के नाम से जानते हैं, और इसको अपन उदर के नाम या एब्डोमेन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में अपन ने देखा था कि जो कीटों का जो शरीर होता है वो कितना 20 खंडों से मिलकर बना होता है, जिसमें से टोटल कितने खंड होते हैं, तो 20 खंड होते हैं। उसमें से टोटल कितने खंड होते हैं, इसमें 20 खंड होते हैं। ठीक है ना। 20 खंड होते हैं। कौन कौन से 20 खंड में से 6 खंड तो मिलकर किसका निर्माण करेंगे, सिर का निर्माण करेंगे। 3 खंड मिलकर किसका निर्माण करेंगे, वक्ष का निर्माण करेंगे। और 11 खंड मिलकर किसका निर्माण करेंगे, उदर का निर्माण करेंगे। ये अपने को थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं कि 6 तो सिर, 3 उदर और 11 खंड मिलकर क्या बनाएंगे, अपने उदर का निर्माण करेंगे। ये अपने को सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। उसके बाद में अपने देखा कि जो सिर होता है, सिर में क्या पाया जाता है, एक जोड़ी इसमें श्रृंगिका पाई जाती है, एक जोड़ी इसमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, और इसमें मुखांग उपस्थित होते हैं। तो इसमें कितना, एक जोड़ी की क्या पाई जाती है, श्रृंगिका, ये तो हो जाएगी अपने श्रृंगिका। और संयुक्त नेत्र की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। ये अपने को थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है ना। संयुक्त नेत्र हो गया, और इसके अंदर ही क्या पाया जाता है, मुखांग पाया जाता है। सिर के अंदर ही क्या पाया जाता है, मुखांग पाया जाता है। तो ये सिर के अंदर हो गया कौन, एक जोड़ी श्रृंगिका हो गई, संयुक्त नेत्र हो गए, एक जोड़ी जो पास में पाए जाते हैं, और इसमें मुखांग उपस्थित होते हैं। ये अपने को जानकारी पता होनी चाहिए। और मुखांग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो अपन जब मुखांग पढ़ेंगे उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन ने बात करें वक्ष की बात करें, तो वक्ष में अपन ने देखा कि 3 जोड़ी इसमें क्या पाई जाती है, टांगे पाई जाती है, और 2 जोड़ी इसमें क्या पाई जाती है, इसमें पंख पाए जाते हैं। तो जो वक्ष होता है, वक्ष के अपन बात करें 3 खंड से मिलकर बना दो। 3 खंड कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2 और 3। इन तीनों का अपना अपना एक विशेष नाम होता है। इसको बोलते हैं अग्र वक्ष, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष। इसको भी क्या बोलते हैं, अग्र वक्ष, अग्र वक्ष। इसको बोलते हैं मध्य वक्ष, और इसको बोलते हैं क्या, पश्च वक्ष, पश्च वक्ष। ठीक है। इसको बोलते हैं अग्र वक्ष, मध्य वक्ष, पश्च वक्ष। इंग्लिश की बात करें तो प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। कौन कौन सा, इसको तो हो जाएगा प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ये तीनों अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अपन ने देखा कि इसमें कितने 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। तो 3 जोड़ी जो टांगे पाई जाती है वो इन तीनों में क्या होगी, अग्र वक्ष, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष, तीनों में क्या होगी, एक एक जोड़ी टांगे उपस्थित होगी। तो एक जोड़ी टांगे उपस्थित सभी में क्या होगा, एक जोड़ी टांगे उपस्थित होगी सभी में। यानी अग्र वक्ष में भी एक जोड़ी टांगे होगी, मध्य वक्ष में भी एक जोड़ी, और पश्च वक्ष में भी एक जोड़ी टांगे होगी। अगर ये अपन जोड़ी की बात करें तो 3 जोड़ी टांगे होती है। अगर अपन संख्या की बात करें तो संख्या कितनी हो जाएगी, एक जोड़ी में कितना होता है, 2 टांगे होती है। तो एक के अंदर कितनी होगी, 2 होगी। तो टोटल अगर नंबर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ अपन लेग्स की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद अपन ने देखा कि इसमें कितने 2 जोड़ी इसमें क्या पाए जाते हैं, अपने पंख पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पंख पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। जो किस किस में पाए जाते हैं, तो जो मध्य और पश्च वक्ष है ना, अपने मध्य वक्ष और पश्च वक्ष, कौन कौन सा, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष।
मध्य पक्ष और पश्चिम पक्ष में क्या पाया जाता है, दो जोड़ी, दोनों में एक एक जोड़ी, दो जोड़ी पंख उपस्थित होते हैं। ये आप लोग को थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए। तो दोनों के दो जोड़ी होते हैं, इनको पंखों के भी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कि अगर अलग अलग अपन जब ऑर्डर की बात करेंगे, जैसे कोलियोप्टेरा हो गया, लेपिडोप्टेरा हो गया, तो उसमें इसको अपन बात करें जो अपने ऑर्थोप्टेरा होगा, उसके अंदर जो आगे पंख होगा उसको अपन टेगमिना के नाम से जानते हैं। तो ये जो पंख होते हैं, ये पंख भी कितने दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आगे पंख और एक होता है पश्चिम पंख, ठीक है ना। उनके बारे में अपन सेक्शन में भी पढ़ेंगे। अपन अभी फिलहाल इनके सामान्य परिचय के सामान्य लक्षण के बारे में देख रहे हैं। तो दो जोड़ी पंख होते हैं, कौन कौन सा, एक मध्य पक्ष में उपस्थित होगा और एक पश्चिम पक्ष में उपस्थित होगा। और नंबर की बात करें तो इनके टोटल 4 पंख हो जाएंगे। अगर एक एक जोड़ी की बात करें तो आगे वाले पंखों को आगे पक्ष और पीछे वाले पक्षों को क्या करेंगे, अपन पश्चिम पक्ष के नाम से जानेंगे। तो ये जानकारी अपने को पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अपन उदर की बात करते हैं। तो उदर की बात करें तो उदर कितने खंडों का बना होता है, 11 खंडों से मिलकर बना होता है। 1 2 ठीक है ना। कितने खंडों का बना होता है, 11 खंडों का मिलकर बना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खंडों का मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं जननांग की बात करते हैं। जो उदर होता है, जो कीटों के अंदर जो जननांग होते हैं, वो जननांग किसमें पाया जाता है, तो जो उदर वाला जो पार्ट होता है, तो जननांग उपस्थित होते हैं। तो जो कीटों में जो जननांग होते हैं, वो जननांग कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उदर के अंदर क्या पाया जाता है, जननांग उपस्थित होते हैं। और 8वें और 9वें में जो उदर का जो 8वां और 9वां खंड होता है, इसमें तो अपने मादा जननांग उपस्थित होते हैं। और जो 9वां खंड होता है, उसके अंदर अपने नर जननांग उपस्थित होता है। ये अपने को थोड़ी सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। ये अपन टीडी विस्तार से पढ़ेंगे, तब एक डायग्राम और अच्छे से समझेंगे इसको। फिलहाल अपन सामान्य लक्षण की बात करें। अब शुरू का पॉइंट देखा था अपन, स्टार्टिंग पॉइंट देखा था अपन, जो कीटों का जो शरीर होता है उसके ऊपर एक बाह्य आवरण पाया जाता है। बाह्य आवरण कौन सा हो जाएगा, तो पूरा आपको ये बाह्य आवरण दिखाई दे रहा है। ये वाला जो पूरा बाह्य आवरण दिखाई दे रहा है, ये कौन सा आवरण हो जाएगा, काइटिन का आवरण हो जाएगा। कौन सा आइटम, काइटिन का आवरण हो जाएगा। तो ये सामान्य जानकारी अपने को पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, जो उत्सर्जन होता है वो कैसे मैपी की नलिकाओं के द्वारा होता है। और दूसरा इसकी नेक्स्ट बात करें अपन, इसमें जो श्वसन होता है वो ट्रेकिया के द्वारा होता है। तो ये इस प्रकार से जो कीटों का जो सामान्य लक्षण होता है, वो कौन से लक्षण कहाँ पर होते हैं, ये अपने को थोड़ी सामान्य जानकारी के रूप में अपने को पता चलेगा। तो एक बार फटाफट से अपन रिविजन कर लेते हैं। बात करें अपन कीटों के शरीर में कौन सा आवरण पाया जाता है, तो कौन सा आवरण पाया जाता है, तो वो पाया जाता है अपने काइटिन का आवरण, पता होना चाहिए अपने को। उसके बाद बात करें अपन, तो जो कीट होता है उसका शरीर कितने भागों में विभक्त होता है, तो सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है 3 भागों में, और 20 खंडों से मिलकर बना होता है। टोटल कितने खंड होते हैं, तो 20 खंड होते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें, सिर पर कितने खंड होंगे, 6 खंडों से मिलकर होता है। वक्ष 3 खंडों से और उदर 11 खंडों से मिलकर बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, सिर में क्या क्या होता है, तो एक जोड़ी इसमें संयुक्ता पाई जाती है, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं और मुखांग इसमें उपस्थित होते हैं। ये अपने को पता होना चाहिए। और इसमें और अगर डीप की बात करें तो इसमें प्लेटें भी पाई जाती है। तो वो 4 प्लेटें होती है, वो अपन फिर कभी विस्तार से अपन पढ़ेंगे। जब एंटोमोलॉजी विस्तार से पढ़ेंगे अपन, तो अपन एक एक कीट को अपन विस्तार से देखेंगे, उसमें अपन सारी जानकारी को अच्छे से ठीक से देखेंगे। वक्ष की बात करें तो वक्ष 3 खंडों से मिलकर बना होता है। तीनों का नाम क्या, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चिमवक्ष। अग्रवक्ष को बोलते हैं प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के नाम से जानते हैं। तीनों की बात करें, तीनों में एक एक जोड़ी क्या पाई जाती है, टांगें उपस्थित होती है। नंबर की बात करें तो 6 टांगें हो जाएगी। और मध्यवक्ष और पश्चिमवक्ष में 2 जोड़ी पंख उपस्थित होते हैं। अगर नंबर की बात करें तो 4 पंख हो जाएंगे। उसके बाद बात करें अपन उदर की बात करें तो जननांग कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जननांग उदर के अंदर उपस्थित होते हैं। तो जननांग कौन से खंड में, तो 8वें और 9वें खंड में क्या होता है, कीटों के अंदर जननांग उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा था, इसमें उत्सर्जन मैपी की नलिकाओं के द्वारा होता है और श्वसन किसके द्वारा होता है, ट्रेकिया के द्वारा होता है। तो ये इसका सामान्य परिचय होता है कीट का, कि परिभाषा क्या होती है कीटों की, वो सभी के बारे में अपन ने विस्तार से देखा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, अपन देखते हैं इसमें जो कीटों का जो वर्गीकरण है, वो कीटों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, और अपन तो उसमें क्या क्या अपने को सावधानी रखनी है। इसको देखने से पहले छोटी चीज़ें और बाकी रहेंगे, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं इसमें कीट के सामान्य लक्षण हो गए अपने। अब अपन इसमें देखते हैं कीटों में अपन कायांतरण देख लिया, कौन कौन सा होता है। तो कीटों में कायांतरण, पूर्ण कायांतरण होता है और अपूर्ण कायांतरण होता है।
अब अपन बात करते हैं कायांतरण के बारे में, चर्चा करते हैं कि कायांतरण में अपूर्ण कायांतरण क्या होता है और पूर्ण कायांतरण क्या होता है। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। तो अपन बात कर रहे हैं क्या कीटों में कायांतरण की। कायांतरण की बात करें अपन, कायांतरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इस नाम से जानते हैं अपन, मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। कायांतरण का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये अपने को जानना जरूरी होता है। तो कायांतरण का जो सीधा सा अर्थ होता है वो होता है क्या होता है, रूप परिवर्तन होना। क्या होना, रूप परिवर्तन होता है, चेंज फॉर्म। क्या होना, इसका अर्थ होता है क्या, रूप परिवर्तन होना। ठीक है ना। रूप परिवर्तन कैसे होगा, क्योंकि अगर अंडा है तो अंडा से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा और प्यूपा से क्या बनेगा, वयस्क बनेगा। तो अंडे से क्या चेंज हो रहा है, लार्वा में परिवर्तन हो रहा है। तो रूप में परिवर्तन होना, इसी को क्या बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं। और जो कायांतरण जो अवस्था होती है, किसकी अवस्था होती है, तो जीवन चक्र की अवस्था होती है। किसकी अवस्था होती है, तो कीटों के अंदर जो जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र की अवस्था होती है। ठीक है ना। तो कायांतरण का अर्थ क्या होता है, तो रूप परिवर्तन होना। और जीवन चक्र की अवस्था होती है जिसमें अपने को जीवन चक्र की अवस्था होती है जिसमें 4 अवस्थाएं होती है। और किसी कीट में 4 अवस्था होती है और किसी कीट में 3 अवस्था होती है। ठीक है ना। ये अपने को थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन कायांतरण के प्रकार। तो कायांतरण जनरली कितने प्रकार का होता है, तो कायांतरण जो जनरली होता है वो कितने 2 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण कायांतरण। कौन सा कायांतरण, पूर्ण कायांतरण। और दूसरा हो जाएगा अपूर्ण कायांतरण। अपूर्ण कायांतरण। ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा, पूर्ण कायांतरण, अपूर्ण कायांतरण। पूर्ण को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कंप्लीट। कंप्लीट क्या बोलते हैं, कंप्लीट मेटा, क्या बोलते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। और इसको बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है ना। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब इसकी परिभाषा की बात करें कि पूर्ण कायांतरण किसे कहते हैं और अपूर्ण कायांतरण किसे कहते हैं। तो पूर्ण कायांतरण उसे कहेंगे कीट की वह अवस्था, कीट की वह अवस्था। पूर्ण कायांतरण में क्या हो जाएगा, कीट की वह अवस्था जिसमें जीवन चक्र में कितनी अवस्था हो, जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं हो, 4 अवस्थाएं हो। ठीक है ना। तो पूर्ण कायांतरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, कीट की वह अवस्था या वह कीट जिसमें जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्था होती है वो अपन आगे देखेंगे। और इस प्रकार बात करें अपन अपूर्ण कायांतरण की। अपूर्ण कायांतरण की बात करें तो अपूर्ण कायांतरण में क्या हो जाएगा, तो जीवन चक्र कीट की वह अवस्था जिसमें उसके टोटल जीवन चक्र में कितने 3 अवस्थाएं होंगी। कितनी अवस्थाएं इसमें, कितनी जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होंगी, 3 अवस्थाएं। जीवन चक्र में कितनी अवस्था, 3 अवस्थाएं होगी। तो अपूर्ण कायांतरण में कितनी अवस्थाएं होंगी, 3 अवस्थाएं होगी। और पूर्ण कायांतरण में कितनी, 4 अवस्थाएं होंगी। अब वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होगी, तो इसमें 4 अवस्थाएं हो जाएगी अपने। पहली तो हो जाएगी कि अंडा से क्या बनता है, लार्वा, अंडा, लार्वा, प्यूपा। और प्यूपा के बाद में क्या हो जाएगी, वयस्क। उसके बाद में वापस वयस्क क्या होता है, मैटिंग करके वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये अंडे में कन्वर्ट हो जाती है। तो पूर्ण कायांतरण के अंदर या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर साथियों कितनी अवस्थाएं होंगी, तो 4 अवस्थाएं होंगी। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। और 4 अवस्थाएं कौन कौन सी, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क होगी। ये अपने को थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होगी अपूर्ण कायांतरण में। तो इसमें कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होंगी। पहली तो हो जाएगी अंडा से क्या बनेगा, नीम को, या क्या बनेगा, नीम। और नीम से क्या बनेगा, वयस्क। ठीक है ना। तो इसमें 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, अंडा, नीम और वयस्क। वयस्क को इंग्लिश में एडल्ट बोलते हैं और अंडा को एक बोलते हैं और नीम को नीम इंग्लिश में नीम होता है। अंडे को इसमें एक हो जाएगा, इसमें लार्वा इंग्लिश वर्ड और
पुष्पा इंग्लिश वर्ड और वयस्क को अपन बोलेंगे एडल्ट। तो ये दोनों में अवस्थाएं होती है, इसमें 4 अवस्थाएं होती है और इसमें 3 अवस्थाएं होती है। अब इनके अपन उदाहरण की बात करते हैं कि जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं कौन कौन से अपन कीटों के अंदर होती है। तो कीटों को अगर उदाहरण की बात करते हैं अपन, अगर उदाहरण की बात करते हैं जिसमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, कौन से कीट हो जाएंगे जो उनमें क्या होता है अपने पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। तो एक हो जाएगा अपने कौन सा कातरा, कातरा इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड हेरी कैटरपिलर के नाम से अपन जानते हैं। और इसका जो गण होता है उसका नाम हो जाएगा लेपिडोप्टेरा। उसके अलावा बात करते हैं सफेद लट हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन चने का फली छेदक, चने का फली छेदक तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, कातरा हो जाएगा, सफेद लट हो जाएगा, चने का फली छेदक हो जाएगा। इसके नेक्स्ट बात करते हैं, इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो जैसे कौन कौन से कीट होंगे जिसमें क्या होता है अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है या जीवन चक्र की कितनी 3 अवस्थाएं होती है। तो इसमें नंबर फर्स्ट हो जाएगा अपने टिड्डी को इंग्लिश में बोलते हैं लोकस्ट के नाम से जानते हैं। नंबर सेकंड की बात करें अपन तो ये हो जाएगा दीमक, क्या हो जाएगा दीमक को अपन टर्माइट के नाम से जानते हैं। और नंबर थर्ड हो जाएगा क्या कॉकरोच। तो साथियों इसमें अंडे उदाहरण की बात कर रहे थे अपन, टिड्डी फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, टिड्डी हो जाएगा। नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, दीमक हो जाएगा और कोकरोच हो जाएगा। टिड्डी को इंग्लिश में लोकस्ट के नाम से जानते हैं, दीमक को इंग्लिश में अपन टर्माइट के नाम से जानते हैं और कोकरोच को अपन इंग्लिश में कोकरोच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोकरोच के नाम से जानते हैं। तो ये अपने को पता होना चाहिए। फिर इनकी फैमिली की बात करें अपन, या सॉरी अपन ऑर्डर की बात, टिड्डी कौन सा ऑर्डर, ऑर्थोप्टेरा, दीमक हो जाएगा अपना आइसोप्टेरा, कोकरोच डिप्टियोप्टेरा हो जाएगा। कातरा की बात करें लेपिडोप्टेरा, सफेद लट हो जाएगी अपनी मोटियोप्टेरा के अंदर, चने का फली छेदक हो जाएगा जो लेपिडोप्टेरा गण के अंदर आते हैं। तो जो पूरा जो कायांतरण होता है, कायांतरण इस प्रकार अपने कीटों के अंदर अपने को केवल एक बार पढ़ना है। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है। आप फटाफट इसका ही रिविजन कर लेते हैं। तो कायांतरण का अर्थ क्या होता है, अर्थ हो जाएगा रूप परिवर्तन होना और जीवन चक्र की अवस्था होती है ये इसके अंदर कीटों के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद बात करें अपन जो कायांतरण मेटामॉर्फोसिस होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपूर्ण कायांतरण और एक होता है अपने पूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण का अर्थ क्या होता है, तो कीट की वह अवस्था जिसमें जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं होती है, उसे अपन पूर्ण कायांतरण कहते हैं। अगर किसी कीट की जीवन चक्र में कितनी 3 अवस्थाएं होगी तो उसे अपन क्या कहेंगे, 3 अवस्थाएं होगी तो उसे अपन अपूर्ण कायांतरण कहेंगे। अब 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, तो अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें इसमें कौन सी अवस्थाएं हो जाएगी, तो जीवन चक्र की अंडा, नींप और वयस्क हो जाएगी। इसके बाद बात करें इसके उदाहरण की बात की अपन से, कौन कौन कातरा हो जाएगा, सफेद लट हो जाएगा और चने का फली छेदक हो जाएगा, ठीक है ना। इसके उदाहरण की बात करें टिड्डी हो जाएगी, दीमक हो जाएगी, कोकरोच हो जाएगा और इसके अलावा फड़का भी हो जाएगा। तो ये अपने को 3-4 इसके एग्जाम्पल अपने को पता होना चाहिए। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन इसमें देखते हैं जो अपन ने कीटों के बारे में देखा, कीटों की अपन अब वर्गीकरण के बारे में देखते हैं कि कीटों का अपन क्लासिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। अब अपन इसमें देखते हैं क्या, कीटों का वर्गीकरण। कीटों का वर्गीकरण के बारे में अपन देखते हैं। इसका अपन एक फ्लो चार्ट से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला जो अपना नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा, सेकंड पॉइंट वो क्या हो जाएगा, कीटों का वर्गीकरण। क्या हो जाएगा, कीटों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो कीटों का जो वर्गीकरण है, कीटों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर अलग अलग अपन भागों में पढ़ेंगे। तो कीटों को जो वर्गीकरण है वो अपन कितने भागों में पढ़ेंगे, 4-5 भागों में कीटों का अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे अपन, 5 भागों में पढ़ेंगे। तो इसका अपन एक तो चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के आधार पर अपन समझने का प्रयास करते हैं कि कीटों का वर्गीकरण किस प्रकार होगा। नंबर फर्स्ट की बात करें अपन, नंबर फर्स्ट ये पर हो जाएगा अपना जो कीटों का वर्गीकरण हो जाएगा वो क्या, ऋतुओं के आधार पर।
ऋतुओं के आधार पर क्या हो जाएगा, ऋतुओं के आधार पर। इंग्लिश वर्ड की बात करें तो बेस्ड ऑन सीजन हो जाएगा, यानी ऋतुओं के आधार पर हो जाएगा। नंबर सेकंड बात करें अपन आर्थिक आधार पर, बेस्ड ऑन इकोनॉमी, आर्थिक आधार पर बेस्ड ऑन इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी के आधार पर हो जाएगा। नंबर थर्ड की बात करें, सी की बात करें अपन, तो सी पर हो जाएगा इसमें फसलों के आधार पर, फसलों के आधार पर, फसलों के आधार पर बेस्ड ऑन क्रॉप हो जाएगा नंबर सी। नंबर डी की बात करें अपन तो नंबर डी हो जाएगा कि कायांतरण के आधार पर, कायांतरण के आधार पर, कायांतरण के आधार पर तो बेस्ड ऑन मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। और नंबर फिफ्थ हो जाएगा अपने ये हो जाएगा इसमें वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, ठीक है ना। कौन कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले बेस्ड ऑन सीजन, बेस्ड ऑन इकोनॉमी, बेस्ड ऑन क्रॉप, बेस्ड ऑन मेटामॉर्फोसिस और बेस्ड ऑन साइंटिफिक, ठीक है ना। तीन हो जाएगा ऋतुओं के आधार पर, आर्थिक आधार पर, फसलों के आधार पर, कायांतरण के आधार पर और वैज्ञानिक आधार पर, तो 5 हो जाएगा। अब इनके अंदर अपने को देखना है कि ऋतुओं के आधार पर कौन कौन सा हो जाएगा। तो ऋतुएं कितनी होती है, अपन जनरली जानते हैं ऋतुएं कितनी, 3 होती है। कौन कौन सी, एक हो जाएगी अपने खरीफ ऋतु, दूसरी रबी ऋतु और तीसरी होती है कौन सी, जायद ऋतु। तो जायद ऋतु का अपना इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, अपने को केवल 2 ऋतुओं के बारे में याद रखना है कौन कौन सी अपने इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, एक तो रबी ऋतु हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी अपने खरीफ ऋतु। तो जो ऋतुओं के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफिकेशन ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में किया गया, 2 भागों में किया गया। कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा इसमें खरीफ ऋतु और एक हो जाएगी इसमें क्या, रबी ऋतु, ठीक है ना। एक हो जाएगी खरीफ ऋतु और एक हो जाएगी रबी ऋतु। इसी प्रकार इनके उदाहरण की अपन चर्चा करेंगे कि खरीफ ऋतु में कौन से कीट लगते हैं और रबी ऋतु में कौन से कीट लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर भी इन कीटों को 2 भागों में बांटा गया। एक हो जाएगा इसमें कौन से लाभदायक कीट, एक हो जाएगा लाभदायक कीट और एक हो जाएगा हानिकारक कीट, हानिकारक कीट। लाभदायक कीट कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे रेशम का कीट हो गया, अपने मधुमक्खी हो गया, रेशम कीट हो गया, तो ये क्या होते हैं अपने लाभदायक कीट होगा। हानिकारक कीट हो जाते हैं, जो हानिकारक कीट कौन से होते हैं, वे कीट जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सारे क्या जाएंगे, हानिकारक कीट हो जाएंगे। ये अपने को थोड़ी जानकारी है। उसके बाद बात करें अपन फसलों के आधार पर, तो फसलों के आधार पर भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन सी, धान्य फसलों के कीट, धान्य फसलों के कीट, धान्य फसलों के कीट। नंबर सेकंड पर बात करेंगे अपन सब्जियों के कीट, सब्जी के कीट। पहला हो जाएगा धान्य फसलों के कीट, सब्जियों के कीट। नंबर थर्ड की बात करेंगे अपन तो दलहनी फसलों के कीट, दलहनी फसलों के कीट, दलहनी फसलों के कीट। नंबर 4 की बात करेंगे अपन तिलहनी फसलों के कीट, इसके तिलहनी फसलों के कीट, तिलहनी फसलों के कीट। नंबर 5 पर बात करेंगे अपन अपने हो जाएंगे फलों के कीट, फलों के कीट। अब इसके उनके उदाहरण क्या होते हैं वो अपन एक एक करके आगे समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कायांतरण के आधार पर, तो कायांतरण के आधार पर भी कीटों को कितने 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, पूर्ण कायांतरण और एक हो जाएगा कौन सा, अपूर्ण कायांतरण, अपूर्ण कायांतरण, पूर्ण कायांतरण और एक हो जाएगा अपूर्ण कायांतरण। ये इसके उदाहरण क्या है वो अपन आगे देखेंगे। और वैज्ञानिक आधार की बात करें तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग कीटों को अलग अलग भागों में बांटा था, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कौन से वैज्ञानिक हो जाएंगे, तो एक इनसे वैज्ञानिक होते हैं। वैज्ञानिक कौन से हो जाएंगे, तो ये अपन जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो कौन सा वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन वैज्ञानिक आधार पर पढ़ेंगे। और वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, इंस ने जो कीटों का वर्गीकरण किया था, जो इसमें जो कीटों का जो वर्गीकरण किया था इंस ने, वो किस आधार पर किया था, किस आधार पर किया था, तो पंखों के आधार पर, पंखों के
आधार पर कीटों का वर्गीकरण किया था। पंखों के आधार पर कीटों को दो भागों में बांटा गया था, टेरिकोटा और एटेरिकोटा में विभाजित किया था। उसमें अभी जो टोटल इनसे जो वर्गीकरण किया था वो कितने भागों में किया था, तो पंखों के आधार पर किया था 29 ऑर्डर के अंदर इन्होंने वर्गीकरण किया था। इसमें से टेरिकोटा और एटेरिकोटा में अलग अलग भागों में बांटा था। इसमें से टेरिकोटा के अंदर इसमें 25 को रखा गया था और एटेरिकोटा के अंदर इसमें कितने 4 ऑर्डर को रखा गया था। तो वो अपने उसका इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। वैज्ञानिक आधार की बात करें, वैज्ञानिक आधार पर अपन अपने कृषि महत्व के अंदर जो कीट होते हैं, जो हानिकारक कीट होते हैं और जो लाभदायक कीट होते हैं, वो कितने होते हैं, टोटल 9 होते हैं। उनकी इसमें से अपने को 9 के बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो वो 9 कौन कौन से होते हैं, तो 9 की बात करें तो वो 9 कौन कौन से हो जाएंगे। उसकी एक ट्रिक है, कौन कौन, ट्रिक का नाम क्या है, LDH² ट्रिक का नाम क्या है, LDH² ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। LDH² हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करें एल का, इसमें एल का अर्थ क्या हो जाएगा, एल का अर्थ हो जाएगा इसमें क्या, लेपिडोप्टेरा। क्या हो जाएगा, लेपिडोप्टेरा। एल का अर्थ हो जाएगा लेपिडोप्टेरा। डी का अर्थ हो जाएगा क्या, डिप्टेरा। एल का अर्थ हो जाएगा लेपिडोप्टेरा, डी का अर्थ हो जाएगा डिप्टेरा। एच का अर्थ हो जाएगा इसमें क्या, हाइमेनोप्टेरा। एच का अर्थ क्या हो जाएगा इसमें, हाइमेनोप्टेरा। एक एच का तो अर्थ हो जाएगा क्या, हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक एज का तो हो जाएगा हाइमेनोप्टेरा और दूसरे एज का अर्थ हो जाएगा क्या, हेमियोप्टेरा। क्या हो जाएगा, हेमियोप्टेरा, हेमियोप्टेरा, ठीक है। एक एज का तो हो जाएगा हाइमेनोप्टेरा, दूसरा क्या हो जाएगा, हेमियोप्टेरा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सी का अर्थ क्या हो जाएगा, सी का अर्थ हो जाएगा इसमें अपने क्या, पोलियोप्टेरा, पोलियोप्टेरा। सी का अर्थ क्या हो जाएगा इसमें, पोलियोप्टेरा। और की बात करें तो ओ का अर्थ क्या हो जाएगा इसमें, सॉरी इसमें जो ओ की बात करें अपन, ओ का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या इसमें हो जाएगा, आर्थोप्टेरा। क्या हो जाएगा, आर्थोप्टेरा। एक ऑर्थोपोडा अलग होता है और एक होता है आर्थोप्टेरा। ऑर्थोपोडा होता है जो एक अपने संघ होता है, जो कि पृथ्वी पर मौजूद जो सबसे बड़ा जो संघ होता है वो कौन सा होता है, ऑर्थोप्टेरा होता है। और ये हो जाएगा आर्थोप्टेरा, तो इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन, टी की बात करें, टी से टी का अर्थ क्या हो जाएगा, थाइसेनोप्टेरा, 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 थाइसेनोप्टेरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन, आई की बात करते हैं, तो आई का अर्थ क्या हो जाएगा, आइसोप्टेरा। क्या हो जाएगा, आइसोप्टेरा। नेक्स्ट बचा हुआ अपने पास में क्या, एन बचा हुआ है, तो एन हो जाएगा अपने पास में क्या, यूरोप्टेरा। इसके अलावा और भी कई सारे गण हो जाएंगे, जैसे अपन बात करें, इसके अलावा और भी कई सारे फैमिलीज होती है, तो उसकी अपन बात करें, जैसे अपने यूरोप्टेरा होगा, इन सभी के बारे में तो अपने को विस्तार से पढ़ना है। इसके अलावा बची हुई जो 4 टेरिकोटा के अंदर, उन सभी के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब एक बार इनके फटाफट आपसे जो अपन ने पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। अपन पढ़ रहे हैं कीटों का वर्गीकरण। कीटों का वर्गीकरण कितने भागों में पढ़ रहे हैं अपन, 5 भागों में पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा, पहला अपन पढ़ रहे हैं ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, खरीफ ऋतु के, रबी ऋतु के, आर्थिक आधार पर, लाभदायक और हानिकारक कीट, फसलों के आधार पर। फसल अलग अलग फसलें होती है, जैसे धान्य फसलें हो गई, दलहनी फसलें हो गई, तिलहनी फसलें हो गई, इसके अलावा रेशे वाली फसलें हो गई, अपने नकदी फसलें हो गई, इसके अलावा सब्जियां हो गई अपने, और इसके अलावा फलों में लगने वाले कीट हो गए। तो ये अलग अलग फसलों के आधार पर और भी अपन इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कायांतरण के आधार पर। तो कायांतरण के आधार पर 2 भाग इंपोर्टेंट है, पूर्ण कायांतरण और एक होता है अपूर्ण कायांतरण। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वैज्ञानिक आधार पर। तो वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, एक वैज्ञानिक का नाम इंपोर्टेंट है, ये अपने को पता होना चाहिए। वैज्ञानिक का नाम क्या होगा, इम्स हो जाएगा। इम्स ने किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया था कीटों का, तो ये आधार कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कीटों का जो वर्गीकरण है वो इम्स ने किस आधार पर किया था। पंखों के आधार पर किया था। पंखों के आधार पर भी 2 भागों में बांटा था, कौन कौन सा, टेरिकोटा और एटेरिकोटा। टेरिकोटा के अंदर 4 को रखा था, और सॉरी टेरिकोटा के अंदर 25 ऑर्डर को रखा था, और टेरिकोटा के अंदर 4 ऑर्डर को रखा था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर कौन कौन से वैज्ञानिक इंपोर्टेंट, सॉरी वैज्ञानिक आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो कौन कौन से अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो उसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक हो जाएगी LDH²। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी हेल्प होगी इस ट्रिक से कीटों को याद करने के लिए। LDH² 40
एल से हो जाएगा लेपिडोप्टेरा, डी से डिप्टेरा, ए से हाइमेनोप्टेरा, ए से हो जाएगा हेमियोप्टेरा, सी से कोलियोप्टेरा, ओ से ऑर्थोप्टेरा, टी से थाइसेनोप्टेरा, आई से आइसोप्टेरा और एन से हो जाएगा न्यूरोप्टेरा। ये अपने को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन इनके उदाहरण की बात करते हैं। इनके उदाहरण की बात करें अपन तो खरीफ फसलों, खरीफ ऋतु के अंदर कौन कौन से कीट लगते हैं जैसे अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कातरा के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा हो जाएगा कातरा। कातरा होता है जो खरीफ ऋतु के अंदर ही लगता है। किसमें लगता है, जो अपने केलानी फसल होती है, मक्का, ये सॉरी मूंगफली हो गई, बाजरा हो गया, इनमें सबसे ज़्यादा खरीफ फसलों में लगभग 70% जो नुकसान हो जाता है वो कौन हो जाता है, कातरा हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन सफ़ेद लट हो गया, सफ़ेद लट हो गया। इसके अलावा टिड्डी हो गया, क्या हो जाएगा, कातरा हो गया, सफ़ेद लट हो गया, टिड्डी हो गया, टिड्डा हो गया, टिड्डी हो गया या फटका हो गया। तो ये होते हैं जो खरीफ ऋतु के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे कीट होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो अलग अलग अपन जब क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, जैसे धान के बारे में अपन पढ़ेंगे तो धान के अंदर लगभग 8 कीट लगते हैं। इसमें चावल का पीला तना छेदक हो जाए, BPH होगा, GLH हो गया। इसके अलावा अपन चावल की सलब हो गई। तो ऐसे कई सारे ऐसे कीट होते हैं जो अलग अलग फसलों में लगते हैं, उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अब बात करें रबी ऋतु की बात करें तो रबी ऋतु में कौन कौन से कीट आ जाएंगे। रबी ऋतु में आ जाएंगे एक बार गुलाबी सुंडी आ जाएगा, गुलाबी सुंडी जो किसमें लगता है, गेहूँ के अंदर लगता है। इसी का दूसरा नाम होता है गेहूँ का पीला तना छेदक होता है। नेक्स्ट बात करें अपन चने का फली छेदक, चने का फली छेदक। जो एक बात याद रखना, चने का फली छेदक, जब अपन चने का फली छेदक पढ़ेंगे तो उसमें अपन इसके बारे में अलग अलग नाम से इसको अलग अलग फसलों में जाना जाता है। अगर चने में नुकसान पहुंचाता है तो इसको फली छेदक के नाम, चने का फली छेदक के नाम से जाना जाता है। ये कीट अगर कपास के अंदर नुकसान पहुंचाता है तो इसको कपास के अंदर इसको कॉटन बोलवर्म के नाम से जाना जाता है। अगर यही कीट होगा जो अगर मक्का के अंदर नुकसान पहुंचाता है, मक्का के भुट्टे के अंदर, तो इसको कॉटन बोलवर्म के नाम से जाना जाता है। सॉरी, कॉटन बोलवर्म कॉर्न वर्म के नाम से जाना जाता है। अगर मक्का में नुकसान हो जाता है यही कीट तो इसको अपन कॉर्न वर्म के नाम से जाना जाता है। अगर ये टमाटर के अंदर नुकसान हो जाता है तो इसको टमाटर का फल छेदक के नाम से जाना जाता है। तो इसके कई सारे उपनाम होते हैं जिसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक गुलाबी सुंडी हो जाएगा, चने का फली छेदक हो जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें सरसों का मोइला हो जाएगा, सरसों का क्या हो जाएगा, मोइला हो जाएगा। तो ये रबी ऋतु के कीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लाभदायक कीट। लाभदायक कीट कौन कौन से हो जाएंगे, तो लाभदायक कीट हो जाएंगे अपने मधुमक्खी हो गया, क्या हो जाएगा, मधुमक्खी हो गया। नेक्स्ट बात करें अपन रेशम का कीट हो गया, रेशम कीट। इसके अलावा लाख कीट। तो ऐसे कई सारे कीट होते हैं जो अपने लिए लाभदायक होते हैं। और जो हानिकारक जो कीट होते हैं ये भी अपने लिए लाभदायक हो सकते हैं अगर इनका अपन प्राकृतिक शत्रु या अपन बायो एजेंट के रूप में अगर किसी कीट को कंट्रोल के लिए काम में लेते हैं तो वो हानिकारक कीट भी अपने लिए लाभदायक कीट हो सकता है। तो उस श्रेणी में इनको अपन रख सकते हैं। हानिकारक कीट की बात करते हैं जो जितने भी सीजनल जो इंसेक्ट होते हैं, जितने भी सीजनल इंसेक्ट होंगे वो सारे अपने क्या होंगे, जितने भी सीजनल कीट होंगे हानिकारक कीट में वो सारे कीट आ जाएंगे जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें खरीफ फसल का आ गया, रबी ऋतु में जो सारे कीट आ गए, सब्जियों के दलहनी फसलों के फल हो गए, जो भी सारे कीट हो गए वो सारे क्या होंगे, अपना हानिकारक कीट होंगे। तो इसके कई सारे उदाहरण होंगे वो अपने को अलग अलग अपन पढ़ेंगे तो कोई अपना याद करेंगे। तो हानिकारक कीट के उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो सारे इसमें एक लाइन लिख देना, सारे रेखों के आधार पर जो कीट हो गए वो सारे क्या हो जाएंगे, अपना हानिकारक कीट हो जाएंगे। क्या अपने को थोड़ा याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन धान्य फसलों के ये कौन सा होते हैं। तो धान्य फसलें कौन कौन सी होती है, जैसे गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, धान हो गया, चावल हो गया। तो ये जो फसलें होती है वो क्या होती है, अपने धान्य फसलें होती है। तो इनका अपन दो उदाहरण याद रखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या हो जाएगा, कातरा हो जाएगा, एक हो जाएगा पीला तना छेदक, पीला तना छेदक। अब ये जो पीला तना छेदक होता है ये भी अलग अलग फसलों में लगता है। जैसे चावल में लगेगा तो पीला तना छेदक, अगर गेहूँ में लगा तो गेहूँ का पीला तना छेदक उस आधार पर ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सब्जियों की बात करें। सब्जियों के उदाहरण की बात करते हैं, जैसे सब्जियों की बात करें तो सब्जी में कौन कौन से लगते हैं, जैसे हो जाएगा इसमें भिंडी, जैसे बात करें इसमें टमाटर का फल छेदक हो जाएगा, टमाटर का फल छेदक, टमाटर का फल छेदक। इसमें एक ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है इसकी दृष्टि से, टमाटर का फल छेदक। दलहनी फसलों की बात करें तो इसमें हो जाएगा, दलहनी फसलों में हो जाएगा क्या, दलहनों की भ्रम हो जाएगा, दलहनों की भ्रम हो जाएगा जो भंडारण के अंदर लगता है। इसके अलावा दलहनी फसलों की बात करें तो अपन चने की बात करें तो चने का फली छेदक हो जाएगा, चने का फली छेदक, क्या हो जाएगा, चने का फली छेदक। उसके बाद बात करें तिलहनी फसलों की बात करें तो सरसों का मोइला हो गया, एफिड हो गया। इसके अंदर ये हो जाएगा। फलों की बात करें तो फलों में हो जाएगा, बेर की फल में हो जाएगा, बेर की
फल मक्खी, बेर की फल मक्खी, अनार की तितली हो गई, आम के अंदर होपर हो गया। तो ऐसे कई सारे इंसेक्ट है जो फलों के अंदर होते हैं। नेक्स्ट बात करें पूर्ण कायांतर और अपूर्ण कायांतर, जो अपन इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। पूर्ण कायांतर के अंदर कातरा आता है, अपूर्ण कायांतर के अंदर अपने सीटी हो गए, फड़का हो गया, इसके अलावा दीमक हो गया, इसके अलावा अपन बात करें कॉकरोच हो गया। तो ये किस में आता है? अपूर्ण कायांतर। अपूर्ण कायांतर के उदाहरण आप पिछले वाले स्लाइड को देखना, उसमें जो सारे लिखा हुआ है पूर्ण कायांतर में, वो अपूर्ण कायांतर क्या होता है इसको अपन अच्छे से समझा हुआ है, तो उसके उदाहरण वहाँ से लिखे। अब बात करते हैं अपन लेपिडोप्टेरा की बात करें। ये सारे वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक आधार को अपन डिटेल से कल पढ़ेंगे। अभी के अलावा अपन इसके उदाहरण देख लेते हैं। लेपिडोप्टेरा में कौन आता है? तो कातरा आता है। कौन आता है? कातरा आता है। डिप्टेरा की बात करें अपन, तो डिप्टेरा में कौन आता है? तो इसमें आता है डिप्टेरा में मेगट, या जो फल मक्खी होती है, फल मक्खी, वो किसके अंदर आती है? तो फल मक्खी आते हैं। तो डिप्टेरा के अंदर हाइमेनोप्टेरा में कौन आता है? तो जो मधुमक्खी और बड़े होते हैं, मधुमक्खी और बड़े किस्म आते हैं। तो हाइमेनोप्टेरा के अंदर आते हैं। हेमियोप्टेरा की बात करें अपन, हेमियोप्टेरा में कौन आता है? तो मच्छर, मच्छर ये किस्म आते हैं। तो हेमियोप्टेरा के अंदर आते हैं, सॉरी, हेमियोप्टेरा के अंदर कौन आते हैं? तो हेमियोप्टेरा के अंदर कौन आता है? मोइला आता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पोलियोप्टेरा। पोलियोप्टेरा में कौन आता है? तो कपड़ा मीटर हो जाएगा अपने, कपड़ा मीटर, और एक हो जाएगा सफेद रट आ जाएगा। आर्थोप्टेरा की बात करते हैं तो इसमें कौन आता है? टीटी आती है। नेक्स्ट बात करें थाइसेनोप्टेरा की बात करें तो इसमें क्या आता है? चिक्स आता है, चिक्स आता है। और आइसोप्टेरा की बात करें, आइसोप्टेरा में क्या आता है? तो आइसोप्टेरा में जाएगा अपने दीमक आता है। नेक्स्ट बात करें न्यूरोप्टेरा। न्यूरोप्टेरा में कौन आता है? तो इसमें ज़्यादातर परभक्षी, जैसे अपन बात करें कोक्सिनेला स्पीसीज, कोक्सिनेला स्पीसीज। तो ये जो सारे अपने इंसेक्ट है या इंसेक्ट का जो क्लासिफिकेशन है, ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इन सभी के बारे में अपन विस्तार से कल एक बार और इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक को अपन देखेंगे कि वैज्ञानिक आधार पर किस प्रकार कीटों का वर्गीकरण किया गया है। उम्मीद है आप सभी को आज का जो पढ़ाया वो सेशन समझ में आया होगा। एक बार फटाफट अपन रिवीजन कर लेते हैं। आज अपन ने क्या क्या देखा? आज अपन ने देखा इसमें कीटों का सामान्य परिचय देखा, जिसमें लक्षण देखे। उसके बाद उन्हीं लक्षणों को अपन ने डायग्राम से समझने का प्रयास किया। उसके बाद में अपन ने कायांतन के बारे में देखा। उसके बाद अपन ने कायांतन के प्रकार और नंबर सेकंड पर अपन ने चर्चा की थी। अपन ने कीटों का वर्गीकरण देखा, कीटों का अलग अलग वर्गीकरण 5 आधार पर अपन ने देखा, रेटिंग के आधार पर, आर्थिक आधार, फसलों के आधार पर, कायांतन और वैज्ञानिक आधार पर। इसमें अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है तो परीक्षा में अगर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो रहेगा अपने वैज्ञानिक आधार पर। वैज्ञानिक आधार पर जो कीटों का वर्गीकरण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा अपन विस्तार से इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और बाकी जो फसलों के आधार पर है, या जो ये सभी जो वर्गीकरण है आपस में मिलते जुलते हैं, तो इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।